नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गद्य खंड का चैप्टर 6। दोस्तों, इससे पहले हम लोग गद्य खंड का 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। जो भी पहला 5 चैप्टर था गद्य खंड का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि और भी बहुत सारे चैप्टर्स जो थे वो सभी हम लोग खत्म कर चुके थे। छठा चैप्टर से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। छठा चैप्टर अब से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया, 5 चैप्टर खत्म होने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर किया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले क्वेश्चन चैप्टर करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उसी में हम लोग छठा चैप्टर का जो है हमारा बहादुर, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है इस स्टोरी में। एक एक चीज हम लोग जानने और समझने का कोशिश करेंगे। बहादुर के लेखक अमरकांत हैं, उनके बारे में जानेंगे। लेखक परिचय और एक्सप्लेनेशन हम लोग का एक एक साथ रहता है। और इसके अलावा अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 2026 में मैट्रिक देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। A1 YouTube चैनल है, इसमें आपको क्या सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक, सभी चैप्टर आपको यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। एक भी पोर्शन आपको यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा नोट्स के रूप में हमारी रोशनी पब्लिकेशन की खुद की बुक्स होती है, जिसमें आपको हिंदी की बात करें तो हिंदी में ही मैंने आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कैप्टन गोधुली, ये भी चैप्टर जो हमें अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहादुर बीटीबीसी बुक की तौर पे ही ये हमारा बुक है। इसमें कुछ आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कैप्टन गोधुली, ये जो बुक है आप हमारे हाथ में भी देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। कैप्टन गोधुली में आपको क्या मिलेगा, इसमें जो भी आपके जो चैप्टर्स होते हैं, जिस तरह आपके चैप्टर्स होते हैं उसी तरह के चैप्टर आपको यहाँ भी देखिए, आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है तो। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, लेखक परिचय, फिर पूरी स्टोरी होती है। और स्टोरी के बीच में आपको जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो से मिलेंगे, या फिर लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन भी आपको उसमें मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप उसको भी देखते चलेंगे ना, तो आपके एग्जाम में आपका डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन मैच हो जाता है। और जिससे क्या होता है, आप लिखने में भी आसान होता है, रिकॉल करने में भी आसान होता है। इसके अलावा जो आपके चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर है, जो आपके चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली आपका यहाँ पे बुक का इमेज है, हमारे हाथ में भी था, आप उसे भी देख सकते हैं। अब हमारा आज का जो पूरा कंटेंट है इसी बुक से लिया गया है, चाहे वो स्टोरी हो, स्टोरी जो बीटीबीसी का है वो यहाँ पे होता है, उसी बुक से हम ये पूरा अभी आपको करवाएंगे। आगे आने वाले जो भी स्टोरीज होते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, सभी इसी बुक के माध्यम से आपको करवाई जाती है। तो हम लोग का चैप्टर 6 आज शुरू होने वाला है। बहादुर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी हमारे इस चैनल से, उन तक ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ के अपने 2026 में जो अधिक से अधिक अंक, 450 प्लस अंक, 470, 480, 490 इस तरह के अंक स्कोर कर पाए। चूंकि हमारे इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है विद क्वालिटी बुक रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली। आप ये कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे भी जाके इसे परचेज कर सकते हैं। नाम मत भूलिएगा, रोशनी पब्लिकेशन के अंतर्गत कैप्टन सीरीज के अंतर्गत कैप्टन गोधुली, कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका, इस तरह की बुक हमारी आती है। अगर आप लेना चाहें तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग लेखक परिचय से। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, इस पूरे कहानी को समझेंगे। बहुत ही मजेदार कहानी है, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत 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 मजा आने वाला है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। बहादुर हमारा शीर्षक है, कहानी है। ये कौन सी विधा है, ये कहानी है। बेसिकली क्या है, ये बहादुर एक कहानी है, ठीक है। जैसे होते अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, 5 चैप्टर ललित निबंध थे, लेकिन बहादुर हम लोगों की क्या है, कहानी है। कहानी है, ये शीर्षक की कौन सी विधा है, कहानी है। पहली बात तो आप ये भी देख सकते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब हम लोग चलेंगे लेखक परिचय पर। लेखक परिचय, लेखक इनके अमरकांत हैं। अमरकांत जी की ये फोटो है, अमरकांत की ये फोटो है। जन्म परिचय, इनके व्यक्तित्व के बारे में जाने, इनके बारे में जाने, जन्म के बारे में जाने तो जुलाई 1925 ईस्वी को नागर में, कहा नागरा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। बिहार से ही सटा जिला है बलिया छपरा एक ही साइड पड़ता है, गंगा जी के इस पार, गंगा जी के उस पार, लेकिन वो यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में अमरकांत जी का जन्म हुआ था जुलाई 1925, यानी भारत स्वतंत्रता के पहले ही इनका जन्म हो गया था। आगे हम लोग जानेंगे भी, इन्होंने आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जिसके कारण इनकी इंटर की पढ़ाई छूट गई थी। परिचय की बात करें, हिंदी के सशक्त और यथार्थवादी कथाकार है कौन, हमारे अमरकांत जी।
बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं। आगे आपको इसके बारे में जाने। शिक्षा की बात करें, अमरकांत जी के शिक्षा की बात करें तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से, यानी अपने ही जिले की गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से इन्होंने 10th हाई स्कूल पास की। इंटरमीडिएट की बात करें तो गोरखपुर और इलाहाबाद में इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू तो की थी, दो बार, एक बार गोरखपुर में, फिर उसके बाद इलाहाबाद में, दो बार इन्होंने इंटर करने का प्रयास किया। लेकिन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी जो पढ़ाई हो गई, बाधित हो गई। ये भी 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े, जिसके कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई थोड़ी सी होल्ड पे डाल दी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम खत्म होने के बाद 1946 ईस्वी में जब लगभग ऐसा तय हो गया था कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उस समय इन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से, यानी बलिया से इन्होंने 10th भी किया, बलिया से इन्होंने 12th भी किया। सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से 1946 ईस्वी में इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। ठीक है, इंटर की परीक्षा पास की। उसके बाद 1947 जस्ट बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया। नौकरी की बात करें तो फिर जस्ट 1948 में ही दैनिक अखबार होता है एक, सैनिक, जो कि आगरा में होता है, वहां पे इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा दैनिक के अलावा भी बहुत सारे, जैसे कहानी लेखन की यहाँ उसके बाद शुरुआत की, यानी ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कहानी लेखन की शुरुआत की। इनकी जॉब भी लग गई दैनिक अखबार, जिसका नाम था क्या, सैनिक था। उसके अलावा प्रगतिशील लेखक संघ में जुड़े, जहां इन्होंने और भी कहानियां, उपन्यास लिखने में और भी क्या आसानी हुई। इसके अलावा और भी कार्यों की बात करें इन्होंने, चूंकि मैंने एक आगरा का जिक्र किया था दैनिक अखबार में, जो कि जिसका क्या नाम था, सैनिक अखबार का नाम है। दैनिक मतलब जो डेली अखबार चलता है, क्या है, डेली अखबार चलता है। यहां आप देख लीजिएगा, जो अखबार डेली चलते हैं उसे दैनिक अखबार कहते हैं। साप्ताहिक अखबार होते हैं, मासिक पत्रिका होती है। तो दैनिक अखबार था जिसका नाम था सैनिक, जो कि आगरा में चलता था। आगे हम बात करेंगे, फिर एक दैनिक अखबार था अमृत पत्रिका, जो कि और भारत, दो दैनिक अखबार, अमृत पत्रिका और भारत। ये भी आपका शायद आगरा में ही। मासिक कहानी मनोरमा संपादकीय विभाग में भी ये रहे, यानी देखिए, यानी दो, फिर से ये आप बढ़िया से समझिएगा। कार्य किया कहां, सबसे पहले तो एक आगरा में सैनिक, इसको भी यहीं रख लीजिए। ठीक है, सैनिक पत्रिका और अमृत पत्रिका और भारत, 3 पत्रिकाओं के नाम है। पत्रिका यानी न्यूज़पेपर, जैसे दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। उसी तरह अमृत पत्रिका 1, भारत 2 और सैनिक, ये 3 पत्रिका जो कि इनकी दैनिक पत्रिका थी, वहां पे कार्य किया। उसके बाद मासिक पत्रिका, यानी जो पेपर मासिक निकलते थे वो उन कहानियों के नाम है। उसके जो कहानी है मनोरमा, ये सारे मासिक रूप में निकलते। हो सकता है बहुत सारा आपका दैनिक जागरण वीकली भी आता है, नीचे झंकार के नाम से आता था। हम लोग दैनिक जागरण तो जूनियर जागरण के रूप में, जब हम लोग बच्चे थे तो एक दैनिक जागरण के बीच में निकाला जाता था जूनियर जागरण के रूप में। तो उस तरह के पेपर हमारे ये जो मासिक निकलते थे वो कहानी और मनोरमा के संपादकीय विभाग में थे। कौन, अमरकांत जी, जो कि जिनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 7वां नंबर पे। इनकी प्रमुख रचनाओं की ओर जाते हैं। प्रमुख रचनाएं में बात करेंगे इनकी, तो इनकी जो कहानी संग्रह है, कहानी, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर। हाँ भाई, जहां से भर रहा है, हाँ, सोनो का डालो। हेलो, चलिए कहानी संग्रह की बात करेंगे तो हम लोग जिंदगी और जोक, देश के लोग, ये कहानी संग्रह यानी बहुत सारे कहानियों का एक संग्रह होता है। कोई भी बुक आप बोल सकते हो वो। तो जिंदगी और जोक हो सकता है इस बेसिक। बहुत सारे कहानी संग्रह क्या होते हैं, उसकी पहली कहानी के आधार पर दे दिए जाते हैं। तो जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सारी इनकी कहानियां हैं। अमरकांत की ये सारी क्या है, कहानियां हैं। उपन्यास की बात करें, नॉवेल्स की बात करें तो सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेवक और वानर सेना। वानर सेना एक बाल उपन्यास है, जैसे चाचा चौधरी आपकी, वो तो कार्टूनिस्ट टाइप की आती थी, वैसा उपन्यास जो बालकों के द्वारा, जो बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है, जिसमें मतलब स्टोरीज होती है, कहानियां छोटी छोटी होती हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कार्टूनिस्ट टाइप की, उस तरह की कहानियां। बाल उपन्यास आपका वानर सेना नाम से है, बाल उपन्यास है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए
यहाँ मैं बहुत सारे क्लास में इसको पढ़ा तो दिया, लेकिन अभी तक मैंने अभी आपको बताया नहीं। कहानी और उपन्यास बहुत सारे बच्चों को पता होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। इसमें क्या कहानी की बात करें, कहानी क्या होता है, कोई भी एक स्टोरी होता है, जीवन का एक पल होता है, उसको कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक जीवन का एक क्षण हुआ, चाहे वो 1 महीने का अंतराल पे हो, चाहे 1 साल के अंतराल पे हो, तो उसको हम लोग कहानी के अंतर्गत एक बार में खत्म करते हैं। जैसे आप मूवी नहीं हो गई, मूवी को मान लीजिए आप कहानी के अंतर्गत, लेकिन वही बहुत सारी कहानियों के संग्रह जो कि एक दूसरे से रिलेट करता हो, बहुत सारी कहानियों का संग्रह ही उपन्यास कहलाता है। बहुत सारी कहानियों का संग्रह क्या कहलाता है? उपन्यास कहलाता है, जिसको नॉवेल्स बोलते हैं। बहुत सारे पल आपके जीवन के एक जगह जब संजो के आप कहीं लिखते हैं, चाहे वो किसी के भी जीवन के हो या फिर किसी और विषय वस्तु पे हो, बहुत सारे पल को अगर आप एक जगह संजो के लिखते हैं तो उसे उपन्यास कहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ये इनकी कहानी संग्रह है, ये इनके उपन्यास है। आगे हम लोग समझेंगे पुरस्कार और सम्मान। 2 तरह के पुरस्कार और एक मेन पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपका आ सकता है। बहुत सारे हमारे जो बुक के लेखक हैं, आपके बुक में बहुत सारे लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी मिली हुई है, तो उन्हीं में से एक है अमरकांत। उन्हीं में से एक है अमरकांत, जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, और ये कथा लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर कहानी के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता में सम्मान प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय प्रतियोगिता में इन्हें सम्मानित किया गया। बहुत सारी जो अखिल भारतीय जो प्रतियोगिताएं होती है, उनमें से किन्हीं गेस्ट को या फिर सम्मानित किया जाता है। आपने जो कहानियों में योगदान दिया है, आपके इस योगदान के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। तो डिप्टी कलेक्टरी नामक इन्होंने एक कहानी लिखी थी, उसके लिए इन्हें अखिल भारतीय प्रतियोगिता में सम्मान प्राप्त हुआ। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जन्म के बारे में बात किए, कहानी संग्रह के बारे में बात किए, इनकी 3 आपकी 2 मासिक पत्रिका और 3 दैनिक पत्रिका में इन्होंने कार्य किया। प्रगतिशील समाज से जुड़े, जिन्होंने जहां से इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया। हाई स्कूल इंटरमीडिएट इनकी बाधित हुई, गोरखपुर इलाहाबाद के बाद आखिरकार इन्होंने बलिया में ही आके अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। बलिया का कौन सा स्कूल था और कॉलेज था? सतीश चंद्र कॉलेज, बलिया से इन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। यहां तक समझ में आ गया। आगे हम लोग चलेंगे इनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। साहित्यिक विशेषता, किसी भी लेखक की साहित्यिक विशेषता क्या होती है? उन्होंने अपने समस्त जीवन काल में क्या काम किया, उनके शुरू से लेके एंड तक में उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसके कारण हम आज उनको पढ़ रहे हैं। हमारे इस पूरे बुक में 12 गद्य खंड हैं, 12 पद्य खंड है, यानी कुल मिला के 24 लेखक हैं। ठीक है, भारत में बहुत बड़े बड़े लेखक हुए, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए, लेकिन उनमें से हम सिर्फ इन्हीं 24 का क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो उनकी विशेषताएं होगी, कुछ तो उनकी लेखनी में दम होगा, जिनके कारण हम उनको आज पढ़ रहे हैं। उन्हीं साहित्यिक विशेषताओं में अमरकांत की क्या विशेषता थी जो पाठकों को खींचती है, जिनसे जो आधुनिक कवि है वो उनसे अगर कुछ सीखना चाहे तो क्या सीख सकते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अमरकांत जी के बारे में जाने तो यथार्थवादी शैली, यानी जैसा कुछ घटित होता है बिल्कुल वैसा ही, कुछ अपनी तरफ से बना के नहीं लिखते। यथार्थवादी शैली, निम्न मध्यम वर्ग जीवन का सजीव चित्रण। सजीव चित्रण यानी वो बिल्कुल ऐसा लिखते हैं ना, जो निम्न लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में कैसे जीता है, अपने जीवन को कैसे जीता है, समाज में क्या देखता है और उसके प्रति क्या रिएक्ट करता है, उसके बारे में है। साधारण कथनों में मानवीय स्पर्श, यानी ऐसा कुछ चिंग चौ आपके मुहावरी अर्थ या फिर कोई कठिन वर्ड आपको इनके पूरे स्टोरी में देखने को नहीं मिलेंगे। आगे भाषा में फड़कपन, ये क्या है? इनकी भाषा बिल्कुल पकड़, भाषा में बिल्कुल इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। ठीक है, फड़कपन आप बोल सकते हैं। भाषा में इनकी पकड़ बिल्कुल मजबूत है। भाषा किस तरह होनी चाहिए, कहाँ किस लाइन का यूज होना चाहिए, कब रुकना है, कब थोड़ी मार्मिकता दर्शानी है, उसकी बिल्कुल अच्छी पकड़ है। देशज शब्दों और मुहावरे का सुंदर प्रयोग, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, 4 तरह के जो शब्द मैंने आपको बताए थे शब्द वाले क्लास में, उनमें से क्या देशज शब्द, वैसे शब्द जो भारत के हैं, मूल भारत के हैं, जो यहाँ की मिट्टी से जुड़े हैं, जो यहाँ के गांव से जुड़े हैं, जो यहाँ के लोगों से जुड़े हैं, वैसे शब्दों का बहुत ही अच्छा प्रयोग करते हैं, ताकि लोग भी इनके कहानी से बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। पाठक को निजी लोक में ले जाने की कला है, यानी जो इनके पाठक हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग खुद देखेंगे कि इनकी कहानी में खोने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खो ही जाएंगे कि मतलब कैसा, हमारे अपने जीवन की बात ये करते हैं, जो
इंडिया में क्या है, भारत में बहुत सारे लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, तो बहुत सारे लोग को ये आपस में कनेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, अपनी कहानी से जो है लोग मतलब अपनी कहानी से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लोगों की अपनी कहानी होती है, लेकिन इनकी कहानियां पढ़ के लगता है कि लोगों की नहीं, ये मेरी भी कहानी इसी प्रकार है कमोबेश। इस पूरे पाठ के बारे में अब हम लोग जानते हैं। बहादुर, क्या कहानी है बहादुर की? बहादुर क्या है, एक नेपाली गवई गोरखा बहादुर की कहानी है। बहादुर नाम है और नेपाल का रहने वाला है, गवई गोरखा है। वो क्या, नेपाल का रहने वाला है, गवई गोरखा है, उसकी एक कहानी है। मुख्य नायक इसका क्या है, बहादुर ही है। नौकर पेशा परिवार के साथ सहृदय सेवा किया है। वो क्या करता है, एक नौकर पेशा, एक जॉब वाले, छोटे मोटे जॉब वाले, जो कि एक निम्न मध्यम परिवार जो कि गुजर बसर करते हैं, अपना खाने कमाने भर उनका जो होता है उतना धन है उनके पास, लेकिन उनका क्या है, सेवा करता है। कौन, बहादुर। लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो कि ऊंचे सपने देखते हैं, एक सोसाइटी में स्टैंडर्ड बनाने के लिए बहादुर को क्या नौकरी पे रखा जाता है, और वैसे ही क्या नौकरी पेशा परिवार की जो है बहादुर सेवा करता है। दुर्व्यवहार के कारण स्वाभिमान से वो नौकरी छोड़ देता है। जब लोगों उन अमरकांत के ही घर की ये कहानी है, अमरकांत के घर वालों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, जिसके कारण वो नौकरी छोड़ देता है। बहादुर का त्याग और स्वच्छंद स्वभाव परिवार को याद आता है। बाद में इनके पूरे परिवार बहादुर को बहुत याद करते हैं, क्योंकि बहादुर जो है, बहादुर का स्वाभिमान था और बहादुर जो कार्य किया इनके मन में छप गया। यथार्थपरक चित्रण, सहज भाषा और एक नए नायक का चित्रण यहाँ पे किया जाता है। आई होप आपको ये पूरा पाठ पढ़ेंगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। ये था आपका कंप्लीट लेखक परिचय। यहां से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने क्वेश्चन आपको बुक से, बुक वाले पोर्शन से मिलते हैं, उससे लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आपको क्या लेखक परिचय से देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में आपको लेखक परिचय से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप यहां से लेखक परिचय खत्म हो गया। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बहादुर की कहानी को शुरू करते हैं। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। अब ये क्या कहानी है, पूरी कहानी आपको अमरकांत जो हमारे लेखक हैं, अमरकांत जी के ही आपके वर्ड में देखने को। ये क्या है, आप एक बोल सकते हैं इस पूरे कहानी के नरेटर है। एक तरह से क्या ये लिख रहे हैं, हम समझेंगे कि ये ही बोल रहे हैं, अमरकांत ही बोल रहे हैं। तो अमरकांत जी क्या बोल रहे हैं, सहसा मैं काफी गंभीर हो गया, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर भारी दायित्व आ गया है। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना इकट्ठा शरीर और गोरा रंग और चिपटा मुंह। यानी ये बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। अब ये क्या, लेखक का पहली बार बहादुर से जो आमना सामना हुआ उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पे बहादुर की एंट्री हो गई। बहादुर कैसा था, 12-13 वर्ष उम्र का एक लड़का था। आंख को पहली बार जब मिला तो ऐसे रगड़ रहा था, ऐसे आंख को साफ कर रहा था। छोटा सा, ठिगना इकट्ठा शरीर, गोरा रंग, बिल्कुल एकदम झकास गोरा जैसे नेपाली लोग होते हैं, और चपटा मुंह होता है ना। अभी भी गांव के में बहुत सारे लोग का जिनका जो है नाक आपका ऐसे चपटा रह जाता है, मुंह चपटा रह जाता है, उसको नेपाली बोलते हैं क्या, तो चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। क्या कहे, सफेद नेकर, व्हाइट कलर का आपका निक्कर आप बोल सकते हैं, या फिर हाफ पैंट, आधी बाह का ही सफेद कमीज, इतना अब जैसे मैं पहना हूं उसी तरह का सफेद कमीज मेरा काला है, और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। उसके गले में उसका आउटर की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। यानी आप देखते हैं पुराने मूवी में आपका यहाँ पे ऐसे रुमाल बांध दिया जाता है, क्या इस तरह के मतलब मवाली टाइप का, या फिर स्काउटो नॉर्मल बांधा हुआ था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। बहादुर खड़ा है, बहादुर के सामने लेखक खड़े हैं। लेखक और बहादुर के चारों ओर परिवार के लोग, जो लेखक के परिवार के लोग थे, वो खेल के खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। यानी निर्मला कौन, निर्मला अमरकांत जी की वाइफ, अमरकांत जी की वाइफ, वो चमकती हुई दृष्टि से बहादुर को देख रही है। क्यों देख रही है, क्योंकि बहादुर जब घर में काम करने आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा निर्मला को होने जा रहा है, क्योंकि निर्मला के बहुत सारे कार्य में वो हाथ बटाएगा। तो वो बिल्कुल चमकती दृष्टि से नहीं, वो खुश थी कि चलिए मेरा स्टाफ आया है, मेरा मदद करने वाला कोई आया है। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। कौन आए थे, निर्मला के भाई, साले साहब बोल सकते हो। वो लेके आए थे, चलो तुमको काम दिलाते हैं। किसको, बहादुर को। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। अब
यहाँ पूछ रहे हैं क्यों जरूरी, हम क्यों बहादुर को रखे। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। यानी क्यों जरूरी था? पहला कारण यही कि दूसरे लोग, मेरे घर के जो आस पड़ोस के गोतिया भाई नौकर रख रहे थे तो हमको भी रखना था, क्योंकि हमारे जो साथ बैठते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उन सभी के यहाँ नौकर थे। तो उसका स्टैंडर्ड मैच करने के लिए मुझे भी नौकर रखना पड़ा। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। यानी मैं जब बहन की शादी में घर गया, यानी जो इसके जो बड़े भाई थे वो सब अच्छे ओहदे पे थे, और बहन की शादी में जब ये घर गए वापस, जो गांव का घर होगा वहां गए, तो वहां पे नौकर का सुख देखा। वहां नौकर चाकर आसपास काम कर रहे थे, कुछ भी काम है तो क्या भाई और भाभी इनकी बैठी हुई है चुपचाप एकदम, कोई दिक्कत नहीं, पानी चाहिए रामू पानी लेके आना, इस तरह के हो। मतलब नौकर का सुख देखा, कैसा नौकर रखने पर क्या सुख होता है, क्या आराम होता है, वह देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकर पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। यानी जैसे ये भी घर गए अब बहन की शादी में, तो वहां पे क्या इनकी जो भाभियां थी जिनके पास नौकर थे उनको काम करने में आसानी हुई, लेकिन निर्मला क्या थोड़ी काम ज्यादा करना पड़ा, उनका शरीर थक गया होगा। जैसे वो वापस आए घर तो निर्मला भी चिल्लाने लगी कि अब तो हमको भी नौकर चाहिए। अपने भाई को देखिए थोड़ा कैसे अपने वाइफ के लिए नौकर वोकर रखा है, अपना आपको तो मेरा फिक्र नहीं, हमको एकदम मानवे नहीं करते। इस सब की मतलब ताना वाना सुनाया जाने लगा। दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। यानी हमको भी नौकर चाहिए, हमको भी काम में आराम चाहिए, आपके भाई से नहीं सीखते हैं, कैसे हैं आपके भाई नौकर रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते, आपका कुछ कम है, कोई दिक्कत है आप में। तो इस मतलब औरतों के द्वारा एक तरह से सुनाया जाने लगता है। तो नौकर का चाकर का क्या माला जापने लगी। उसी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री भी कई इस दुनिया में होगी, वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। यानी कहती है बताइए कितना कर्म फूटा रह गया हमारा कि एगो नौकर भी ना रख पा रहे हैं। कितना सुख से, कितना भाग्यशाली होती होगी वो औरतें, कितनी सुख से रहती, कौन कह रही है निर्मला, कितनी सुख से रहती होंगी कि उनके पास नौकर है, स्टाफ है, वो हम है, खट खट के मर जाएंगे, आपको मेरा तनियो सन कुछ देगा देखा नहीं है। ये क्या थोड़ा सा रिकैप हुआ, पुराने क्यों रख रहे हैं इसके कारण। और बहादुर यहाँ पे आ गया है, उसको घेर के सब लोग खड़े हैं। और नौकर का रखने का जिक्र था तो क्या जो साले साहब थे अमरकांत के, यानी निर्मला के जो भाई थे, वही लेके आए, दीदिया तोरा नौकर का दिक्कत है, हम लेके आते, जीजा जी बस बोलना पैसा दे दे, ठीक है। आगे पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। यानी साला साहब उसके बारे में बताया कि ये देखिए यहाँ से आया है, ऐसे किया। क्या वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था, ठीक है। उसका बाप युद्ध में मारा गया। नहीं देखिए नेपाल के जो गोरखा लोग होते हैं वो भारत की सेना में होते हैं, तो उनका बाप क्या, उनके जो पिताजी थे युद्ध में मारा गया था, और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। यानी पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनकी माँ पे ही सारे परिवार का बर्डन आ गया था भरण पोषण करने के लिए। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। यानी जो बहादुर की जो माँ थी वो बहादुर को मारती थी, ऐसा लेखक कहते हैं, कभी कभी बहादुर भी कहता है। माँ चाहती थी कि वो लड़का घर के काम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ता और खाता। यानी बहादुर क्या है, थोड़ा इधर उधर भटक रहा था इन दी सेंस आप बोल सकते हैं कि जो 13-14 साल का बच्चा है, आया घर में अपना खाना खाया, फिर बाहर निकल गया। नेपाल चूंकि पहाड़ी इलाका है, पेड़ पौधे प्राकृतिक संपदा से है, क्या वो पेड़ पौधा पर चढ़ रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, वहां पे चिड़िया घोंसला पे हाथ, थोड़ा बदमाशी करता था तो माँ उस पर गुस्सा करती थी, आप इस तरह समझ सकते हैं। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उससे एक बार उस भैंस को बहुत मारा, जिससे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। यानी एक भैंस होगा इनके घर में, जो हो सकता है ज्यादा दूध देता होगा, ज्यादा अच्छी होगी, तो उसकी माँ बहुत मानती होगी, तो वो चराने ले गया एक दिन बहादुर, और क्या किया, भैंस को ही पकड़ के कूट दिया। भैंस को ही पकड़ के क्या कूट दिया, क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी हमको नहीं मान के तुमको मान रही है, तो पहले तो तुम निपटो, ठीक है। तो इस तरह मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली, और जो कुछ दूरी पर ही एक खेती पर काम कर रही थी, माँ का माथा ठनका। यानी जब बहादुर भैंस को मारा, ये नेपाल की कहानी चल रही है। नेपाल में क्या बहादुर कर रहा है, थोड़ा बदमाशी करता था, तो एक बार
आपका हो सकता है जानवर चराने लगे, अब गाय भैंस चराने गया, तो वहां पे जो भैंस जो माँ की प्रिय थी, जो माँ बहुत जिसको बहुत मानती थी, उसको बहुत भैंस को मारा। मारने के बाद क्या, जैसे ही मार खाई भैंस तो पहले दौड़ के अपनी मालकिन के पास, जो बहुत मानती थी, उनके पास चली गई। माँ का माथा थनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा, जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल, यानी माँ को पता चल गया कि ये चुपचाप तो ऐसे नहीं आएगा, इसका भी खाने का टाइम है और इसको मारा होगा तभी आया। माँ का माथा ठनका। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस को मारा मारा का कल्पना अनुमान लगाया, एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और वहीं कहरता हुआ छोड़कर वह घर लौट गई, यानी समझ गई कि इसको मारा है। ठीक है, तो जब लड़का वापस घर आया, भैंस तो पहले आ गई, अब लड़का आया तो जितना वो भैंस को मारा था ना, उससे डबल बहादुर को लगा। और उसके बाद वो बहादुर कहरा रहा है, बहादुर मार के मतलब अरे बाप रे बहुत दिक्कत है, मम्मी मार दिया अच्छे खासे। अब क्या वो क्या है इसमें आपका कि उसी तरह कहरता छोड़कर, जैसे मारपीट को छोड़ नहीं दिया जाता, एक बार जब अच्छा खासा चुपचाप बैठ के छोड़ के चली गई अपना अंदर, लड़के के मन में लड़का का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। मार खाने के बाद लड़का, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, इस जानवर के लिए, इस छोटा सा भैंस के लिए तुम हमको मारी हो और उससे डबल मारी हो। तो माँ से उनका मन क्या हुआ, उठ गया और वो क्या रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुप के घुस गया। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। यहां से वह 6 मील दूर बस स्टेशन पर था, वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी। तुम्हारा नाम क्या है? समझ में आ गया इतना? बहादुर क्या हुआ, घर छोड़ के भागा था, 2 रुपए निकाला, बस स्टैंड पे गया, वहां पे गोरखपुर जाने वाला बस था, पकड़ के गोरखपुर चला आया होगा। अब यहाँ पे फिर से आते हैं प्रेजेंट स्टोरी में। अब क्या हो रहा है, बहादुर को घेर के खड़े हैं। मुख्य जो निर्णायक की भूमिका में है वो हमारे अमरकांत। वही अगर बोलेंगे ठीक है यू कैन प्रोसीड, तो बहादुर काम पे रहेगा। तो तुम्हारा नाम क्या है मैंने पूछा, यानी मैंने कौन, अमरकांत जी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? दिल बहादुर साहब। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी ऐसे साहब नहीं, वो बोल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डर रहा था, हिचक थी, अभी उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाया। हो सकता है थोड़ी कम अवस्था में। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे से पूछा गया। अब क्या दिल बहादुर साहब, मतलब थोड़ा सा डर नहीं होता। कभी कभी हम लोग होमवर्क बना कर ना जाते हैं तो सर जी पूछते हैं इधर आओ होमवर्क, नहीं नहीं सर। तो इस तरह से ही वो बोला। आगे बात करेंगे हम लोग। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी, मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं है कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे या घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते वह नौकर चाकर को भी खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सऊर सीख जाएगा, तो घर की और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और जिंदगी में साफ सुथरी सुधर जाएगी। यानी कुछ बताए होंगे, देखो भाई यहाँ से बढ़िया से काम करना, जितना तुम बदमाशी वहां करता था यहाँ तो एकदम मत करना। अगर तुम यहाँ बढ़िया से रहोगे तो तुमको बढ़िया से रखा जाएगा। जो यहाँ के लोग खाएंगे वही तुमको खिलाएंगे, जो यहाँ के लोग पहनेंगे वही तुमको भी पहनाएंगे। बिल्कुल यहाँ के घर के सदस्य की तरह रखा जाएगा, लेकिन बशर्ते तुमको बढ़िया से रहना है, बढ़िया से काम करना है। नौकरी के लिए तुमको पैसा भी मिलेगा, पढ़ना चाहते हो तुमको पढ़ाया भी जाएगा। क्योंकि बहादुर अभी 14 साल का बच्चा है, उसको आगे फ्यूचर भी है उसका। तो उसका क्या है, 14 साल का बच्चा है, उसको बोला भी गया अगर तुम पढ़ना भी चाहते हो तुमको पढ़ाया जाएगा, पढ़ लिख के कुछ अच्छा भी बन सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे यहाँ, बस हमारे यहाँ रहो। ठीक है। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इसकी पत्नी क्या क्या दे डाले? इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी के यहाँ का काम करे। यानी औरत लोग का जो स्वभाव होता है, ये सुनो, जो बगल वाली चाची है वो कुछ ना कुछ हमसे बोलते रहती है। तुम रहोगे तुमको ही बोलेगी बाबू इले आना, बाबू इले आना। किसी का काम करने का जरूरत नहीं है। तुम हमारे यहाँ आए हो, हमारे यहाँ रहोगे, हमारे यहाँ काम करोगे, और कहीं इधर उधर जाने का, किसी से मेल जोल बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। बहादुर कोई बाजार से कुछ लाने को कहे, वह अभी आता हूं कहकर अंदर खिसक जाना। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा डाला। यानी पूरा बढ़िया से हिदायतें बता दी। कोई बोले कि अगर कुछ लाना है, बस अभी आ रहे हैं चाची आ रहे हैं, बस ये बोल के निकल जाना है। ठीक है। अभी भी हम लोग बचपन में बहुत करते हैं कि ए बाबू ई जाकर सामान ले आता, अरे चाची आवत है 2 मिनट में, फिर उसके बाद 2 मिनट 20 घंटा हो जाता था। ठीक है। तो उस तरह से उसको हिदायतें दी गई। बहुत सारे जो काम है बताए गए निर्मला के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद क्या, तुम्हारा नाम दिल बहादुर है ना? सुनो,
दिल बहादुर रहना, तो सिर्फ बहादुर हम बुलाएंगे तुमको, क्या बहादुर। और यहां से बहादुर का जन्म हो गया। अब यहां से समझ में आया कि बहादुर इज, आपका बहादुर का क्या, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया या फिर ज्वाइनिंग लेटर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। यानी बहादुर के पुराने क्या किस्से थे कि वो बहुत ही पेड़ पर चढ़ता था, इधर उधर बहुत बदमाशी करता था, तो मम्मी उससे तबाह हो गई, तो उतना ज्यादा उससे उम्मीद नहीं थी। लेकिन बहादुर क्या बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला, जो काम उसको बोला जाता था किया। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसे भी उत्साहपूर्वक वातावरण छाया कि जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते और तरह तरह के प्रश्न करते, ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ए तुम लोग शेर देखा है। मतलब देखिए, मोहल्ले का लड़का जो बहादुर काम कर रहा है अपना, मोहल्ले वाला को पता चला है वो नेपाली आया है, नेपाल से आया है, वहां पर जंगल वंगल है। बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि भाई अलग जगह से आया है, वहां पे बहुत जंगल होता है, बहुत जगह शेर बाघ वहां रहता है। तो उस तरह से आके वो लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ए तुम लोग छिपकली क्या कहते हो, तुम्हारा भाषा अलग है, तुम लोग छिपकली क्या कहते हो, तुम कभी शेर को देखो, उधर जंगल है। ऐसी बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। एक बात होता, तुम बाहर से उधर जो पहाड़ी गाना है वो थोड़ा सुनाओगे हमको। आगे आगे घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते। वह जितना उत्तर देता था उतना ही अधिक हंसता था। सबको उसको खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी, सबको उसके खाने और नाश्ते की। खाया बहादुर, खाना खा लिया बहादुर, दोपहर का खाना खा लिया बहादुर, डिनर कर लिया बहादुर। तो अलग फिक्र भी होती थी। बहादुर काम भी अच्छा करता था, हंसमुख किस्म का आपका बच्चा था 14 साल का। और गांव मोहल्ले के लोग भी उससे प्रसन्न हुआ करते, गांव मोहल्ले के बच्चे भी उससे क्यूरियोसिटी के अंदर कभी कभी गाना गवाते थे। तो बहुत सारे आप बोल सकते हैं एक तरह से परिवार के सदस्यों में ढल रहा था। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आके नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरत की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को जलाती भुनाती है, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। निर्मला मोहल्ले वाली को सुना के, औरतों का क्या होता है, आपका एक तरह से टेंडेंसी हो जाता है कि आपका आस पड़ोस वाला को सुनाएगा, अरे नौकर रखे हैं, कम बात थोड़ी है। वही बात है कि नौकर चाकर को रखते हुए औरत का ये स्वभाव बन जाता है कि हम बहुत अच्छी हैं बहादुर, खाना पीना खा लो बहादुर, खा लो बहादुर, ये खा लो बहादुर, आम खा लो बहादुर। क्यों? क्योंकि नौकर को जो है हम अपने अन्य जो और भी हमारे जो आस पड़ोस जो औरतें रहती है उसके जैसा नहीं रखते, नौकर को हम अपना बाल बच्चा जैसा रखते हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 100-150 मनिहार वाली उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। यानी पूरा लोग को सुनाया जा रहा है कि नौकर रखे हैं, इसको अच्छे से रख रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, किन्होंने, अमरकांत जो इनके लेखक हैं, जो निर्मला के पति हैं, वो कह दिए थे, मतलब बताती हैं कि वो तो पहले से एक बार तो उसको कपड़ा दिलाए, अभी और बना रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं इसको एकदम घर के सदस्य की तरह रखना है। बिल्कुल हम आपको नौकर के जैसा व्यवहार इसके साथ नहीं करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़कर लाता, वहां हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ता हुआ चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। यानी बहादुर शुरू से ही पेड़ पर चढ़ता था, आम तोड़ता था, तो पेड़ पर चढ़ना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मिनट भर में वो बहुत ऊपर तक चढ़ के अपना दतवन उत्पन्न करके फ्रेश व्रेश हो जाता था बहादुर। आगे बात करेंगे हम लोग। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। बहादुर जिस तरह पर चढ़ जाता था पेड़ पर, निर्मला कहता है, अरे यार रुक जाओ, उतना जो स्पीड में चढ़ जाते हो, नीचे तुमको डटमन नहीं दिख रहा है, उतना चढ़ जाए, गिर गया तो बहुत बुरा होगा। ठीक कौन करवाएगा, हम ही लोग को न करवाना पड़ेगा। वह घर की सफाई करता, कमरे में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। सबसे पहले सुबह उठ के अपना दतवन वतन करके घर की सफाई कर दिया, कमरे में पोछा लगा दिया, उसके बाद चाय बना के सबको पिला रहा है। दोपहर को कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जियां और रोटियां बनाती। बहादुर सारा काम करना चाहता था, जितना भी, मतलब ये सब तो काम करता था, इसके बाद रसोई का काम निर्मला का था। निर्मला यानी जो अमरकांत जी उनकी पत्नी का था, और वो बोलता था कि दीजिए ना, खाना भी हम ही बना देते हैं, लेकिन निर्मला बोलती नहीं, खाना हम बनाएंगे। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखता तो कहता, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। यानी निर्मला बहादुर की फिक्र करती थी और बहादुर भी
निर्मला का सपोर्ट करता था कि माता जी हम बना देते हैं। निर्मला क्या कहता था, माता जी बहादुर, निर्मला बहादुर को बहादुर और बहादुर निर्मला को माता जी हम बना देते हैं, आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, आपकी तबीयत खराब है, ठीक है। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। यानी निर्मला की दवाई का भी बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखता था बहादुर। तो इस तरह से घर का सदस्य ही बन गया था वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अनुभव बताते थे। यानी शाम को जब आपके लेखक जब घर आते थे दफ्तर के सारा काम निपटा के, तो घर में सभी लोग, आज पता है बहादुर क्या किया, अरे क्या बताएं, इतना दौड़ के चल जाता है, उधर जामुन फरल है, एगो गाछ पर चढ़ गया है, सबको जामुन खिला रहा है, यहाँ वो तो मेरा भी सेवा करता है, सारा काम निपटा लिया, चाय बहुत अच्छा बनाया था, आज बहादुर सब्जी बना दिया, आज बहादुर आटा सान दिया, आज मतलब बहादुर के किस्से कहते थे। बाद में वह भी आता, एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। बहादुर छोटा सा बच्चा, आपके हो सकता है उसके मालिक आए हुए हैं, तो आता, बाद में वो भी देखता, धीरे से सिर झुका के मुस्कुराता रहता। अपने मंद मंद मुस्कनिया में बहादुर अपना बिल्कुल हंसमुख तरह का लड़का था। शर्मा कभी नहीं होता है, किन्हीं से आप मिलते हो उससे ज्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन सर झुका के मंद मंद मुस्कुरा रहे, उस तरह से। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था। किसका? बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया जी सिनेमा गया था। यानी छोटा मोटा जो काम हो, जो बात होता है, भैया जी आज सिनेमा गए थे और उसकी वो सहेली आई थी। मतलब घर में जो बात होती थी पूरे दिन में, बहादुर के द्वारा बताया, घर वाले के द्वारा बताया जाता था। तो क्या बहादुर भी बताता था कि आज क्या बहन जी का एक सहेली आया था, भैया जी का सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था, बहुत ही मजेदार बात कह दी। यानी वो छोटा छोटा बात बताता था और उसको लगता था कि यार हम क्या बता दिए हैं, क्या बाबूजी यार सिनेमा गए थे। तो इस तरह से वो उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर वो ऐसी इच्छा रहते हुए मैं जान बूझकर बहुत गंभीर हो जाता था कि दूसरी ओर देखने लगता था। यानी अमरकांत बहादुर से बात करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा गंभीर रहते, वो नहीं होता है कि भाई अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे थे, उस तरह से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। निर्मला भी कभी कभी पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? बहादुर क्या घर से भाग के आया था, मम्मी से मार खा के आया था, तो निर्मला कभी कभी, बहादुर कभी मम्मी की याद नहीं आती? बहादुर बोलता, ना नहीं आती है। काहे? वो मारता क्यों था? कौन मारता था? माँ मारती थी। देखिए नेपाली भाषा, उसका भी एक्सेंट यहाँ पे यूज किया गया है। वो मारता क्यों था, इतना कहकर वो खूब हंसता जैसे मार खाना खुशी की बात हो। यानी बहादुर को भी पता था हम बदमाशी किए थे तभी हम पीटे हैं, ऐसा थोड़ी है कोई जानबूझ के मारी है। माँ का भी प्यार था बहादुर के प्रति और बहादुर भी माँ को मानता था। वो आपके इस लाइन से ये पूरा पता चलता है। लेखक बहुत अच्छे से बहादुर का भी चरित्र चित्रण कर रहे हैं, उसकी माता का भी, घर के सभी लोगों का चरित्र चित्रण बहुत ही अच्छे से तरह कर रहे हैं। ठीक है, वो मारता क्यों था आगे, तब तुम पैसे माँ के पास कैसे भेजना कहते हो। यानी बहादुर तुम्हारी जो महीने की जो पगार होती है, जो पैसे होते, तुम उसको माँ के पास काहे भेजने बोलते हो। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, वह भी हंसता है, वह और भी हंसता रहा। ठीक है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यानी जब तक जिंदा है तब तक तो हम मम्मी पापा का पैसा भेजेंगे ही। माँ बाप का जो कर्ज होता है, माँ बाप के जो उपकार होते हैं आप पे, उसको जन्म भर भी अगर भरेंगे तो वो पूरा नहीं होगा, ये बहादुर कहता है। यानी निर्मला ने उस पर एक फटी पुरानी दरी दे दी थी, घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे पर एक टूटी हुई बरखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। यानी निर्मला उसे अपनी एक छोटी सी कोई भी टूटी फटी चिटी बिस्तर देती थी, वो घर से भी कुछ लेके आया था, सब अपना फिर अपना बरामदे पर वो बिछा के वो बहादुर अपना सोता था। आगे बात कीजिए हम लोग। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में कि कपड़े से एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं और काफी झुकी होती। यानी नेपाली टोपी आप एक थोड़ी सी गोरखा जो कमांडर्स हैं, वो आप अगर कभी फोटो देखेंगे उस तरह की टोपी पहनता था। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता, वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता। उसके बाद कुछ और भी चीजें उसके जेब से निकालकर उसे बिस्तर पर सज जाती थी, और कुछ गोलियां, कुछ पुराने ताश, एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें, वह कुछ देर तक उनसे खेलता। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी
सारे घर में फैल जाती थी और कोई पहाड़ की निर्जनता अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रही हो। यानी बहादुर फिर जब उसको आराम करने को होता, जब घर का सारा काम निपट जाता था, तो वो बिस्तर पे लगा कैसे सोता था, अपने जो भी उसके पास थे ताश की गड्डियां थी, नाव थी, उसको बिछा के वो खेलता था, कुछ गाने गुनगुनाता था और ऐसा प्रतीत होता था कि बहादुर पहाड़ों को अपने याद कर रहा है, अपने घर को याद कर रहा है जहां से वो भाग के आया था। कि भाई मतलब एक बिछड़ापन उनके गाने से नजर आता था, बिल्कुल एक मार्मिक तरह से का गाना गाता था, जिससे ये ऐसा लगता था, उसका लिरिक्स तो नहीं समझ में आता था लेखक को, लेकिन समझ में आता था कि वो अपने घर को याद कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। दिन मजे से बीतने लगे, बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था, मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। यानी बहुत अच्छे से दिन अपना गुजरने लगा। बहादुर को काम आ गया था, निर्मला को भी आराम मिल गया था, निर्मला का भी ख्याल रखता था बहादुर, बहादुर भी अपना काम करता था, शांति से बहुत ही अच्छे से मजे गुजर रहे। बरसात भी आ गई थी और बरसात कभी रुकता था, कभी बरसात जैसे होता है। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। क्यों? अपने परिवार और संबंधियों को बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से तुच्छ समझने लगा। अब क्या, जैसे ही बहादुर रहने लगा, तो पहले तो वो अपना जो फैमिली स्टैंडर्ड था, उनके भाई साहब के पास नौकर थी, भाभियां ऐश मौज करती थी, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया। मोहल्ले में सब लोग जो थे उनको तुच्छ समझने लगा। भाई हम नौकर रखे हैं, तुम लोग के पास है नहीं है। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था, दूसरे के बच्चों को मामूली शरारत पर डांट देता था। ऐसे करता है तुम लोग? बिल्कुल, छोटा छोटा बात पे कोई बच्चा ऐसे खेल रहा है, यहाँ खेला जाता है, ये खेलने का जगह है, होते हैं। हम लोग के मोहल्ले में भी कुछ थे लोग, जिसमें क्या आपका कहीं अगर हम लोग खेल रहे हैं तो आके डांट दिए हैं कि ऐसे खेला जाता है, यहाँ खेला जाता है, यहाँ खेलने का जगह। तो ये सारी बहुत छोटी मोटी बात पे लेखक भी डांट देते थे। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था कि जिसके पास कलेजा होता है ना, वही नौकर रखते हैं। छोटा मोटा आदमी नौकर रखने बस वाला बात नहीं है। छोटा मोटा आदमी नौकर रखने की हिम्मत नहीं रखता, घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले को शुभ सुना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो जाती है। जितना पैसा कमाते हैं ना, आधा तो हम लोग बहादुरी पे उड़ा देते हैं। उसका कपड़ा रे, लत्ता रे, ई रे, ऊ रे, महीना पूरा हुआ उसका पैसा दो। मतलब फिर भी हम लोग रखे हैं क्या? पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? लेकिन पैसा कमाया किस लिए जाता है अगर उसका यूज ही नहीं हो? मतलब पैसा कमाने से आदमी मर जाए, इससे बढ़िया थोड़ा पैसा लगा के नौकर रखे, वो काम करे, आप आराम करे। पैसा कमाया किस लिए जाता है? वो तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया की किसी भी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। जब हम इससे बोले थे ना हमको भी नौकर चाहिए, तो बोले थे कि हम तुम्हारे लिए दुनिया कुर्बान, तुम्हारे लिए चांद तारा सब कुर्बान, तुम्हारे लिए दुनिया किसी भी कोना से लेके आएंगे नौकर। ठीक है, तो ये हुआ आपका बहादुर। आने पर क्या बहादुर सारा काम सीख गया था। लेखक क्या मोहल्ले में बिल्कुल अपना सीना चौड़ा करके ऐसे घूम रहा है। तो बोलते रहे इस तरह। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। अब खूब साफ और चिकना, घर भी साफ सुथरा, कपड़े चमचमा रहे थे, मतलब घर साफ सुथरा है, सब लोग को आराम मिल रहा है, कपड़े बिल्कुल एकदम मस्त झकझक रहे हैं। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। निर्मला को भी कम काम करना पड़ा और बहादुर भी उसके तबीयत का ध्यान रखता था, तो वो भी तबीयत सुधर गई। अब कोई एक घर भी ना कर सकता था। किसी को मामूली काम करना होता था तो वह बहादुर को आवाज देता था। अब क्या धीरे धीरे लोगों को बहादुर की आदत हो गई। धीरे धीरे वो फिर कुछ भी काम है बहादुर को आवाज, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है उठाना, इसी तरह की फरमाइशें। अब बहादुर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। सभी रात से पहले सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले ना उठते थे। यानी काम सारा लोड जो है बहादुर पे आ जाता था। छोटा मोटा काम भी, पानी पीने के लिए बहादुर बुला रहा है, पेन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ से गिर गया था, हम बहादुर को बुलाएंगे, बहादुर उठा लो थोड़ा। तो इस तरह से वो बहादुर से काम लिया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौ दाव में रहने का कायल था और उनसे बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। यानी इसका जो बड़ा बेटा कौन, किशोर, बहुत जिक्र मिलेगा इसका, बहुत ही शान शौकत से रहने लगा था। और क्या बहादुर को सोचा है बहादुर नौकर है, हम उसको बिल्कुल अनुशासन में रखेंगे। नौकर कैसे रहता है उसी तरह घर का बेटा थोड़ी बनने देंगे। इसका क्या बेटा था किशोर। फलता उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। जो भी काम उसको किशोर को आ रहा है, बहादुर ये कर दो, बहादुर कलम ला दो, बहादुर बाहर से ये ले आ, सभी काम बहादुर करता था। सवेरे उसकी जूते पॉलिश लगनी चाहिए,
कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय वो नित्य बहादुर से अपनी शरीर की मालिश करवाता और मुक्का भी लगवाता। यानी एक कंप्लीट बैकअप लेके चल रहा था बहादुर को। बहादुर, हम उठे, चाय रेडी, हम नहा के आए, मेरा कपड़ा रेडी होना चाहिए इस्त्री होके, हम नहा के निकले, नाश्ता रेडी होना चाहिए, नहा के नाश्ता उससे उठे, मेरा एकदम साइकिल एकदम झकास लगना चाहिए, एकदम तेल लगा के बढ़िया से पोंछ देना चाहिए। तो पूरा काम उसका बहादुर करे। पर इतनी सारी, और इसके बाद उधर से आए ना तो थक भी जाते हैं हम, और रात में क्या है, मेरा मालिश भी करना है शरीर को ताकि मेरा थकावट दूर हो। पर इतनी सारी फरमाइश की पूर्ति, कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती थी। जब ऐसा होता तो किशोर तर्जन तर्जन करने लगता और उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। यानी किशोर क्या करता था, बहुत सारा काम होता था बहादुर को, घर के काम, किशोर के काम, तो उन सभी में क्या है, बहादुर कुछ गलतियां भी कर देता, और जब गलतियां करता तो क्या, किशोर जो था लेखक का बड़ा बेटा, उसको मारता भी था। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। देख बे किशोर, चेतावनी देते मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अब देखिए, किशोर चेतावनी देते हुए बहादुर को बोलता है, क्या, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। क्या काम? जो भी हम काम दें, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टारगेट कर दो। यानी वो बहादुर पर रौब जमाता था। कौन? किशोर। साला काम चोर, करता क्या है तुम? यानी अपना सारा काम बहादुर से ही करवा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहादुर को बोला है, साला काम चोर, करता क्या है तुम? दिन भर इसी तरह घूमते रहता है, बैठा रहता है, खाली का तनख्वाह लेता है। सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, जो भी बोले एकदम बढ़िया से, सारा एकदम झकास होना चाहिए। और फिर बैठा बिठाया खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। जो निर्मला है, पत्नी बोलती थी कि आज देखिए बहादुर को ही मारा है, आज देखिए बहादुर को ही डांटा है, आज देखिए बहादुर को गरियाया है, आज देखिए मां लगा गरियाया है। तो अपनी जो जितनी भी रिपोर्ट होती थी, शाम को तो दफ्तर से आते थे, मैंने पढ़ाया, पूरा रिपोर्ट मिलता था लेखक को। ठीक है, मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया थोड़ा बहुत तो यह सब चलता ही रहता है। यानी किशोर को लेखक मना किए थे, देखो ऐसा मत करो, वो भी बच्चा है, अभी काम है, सीख रहा है, अगर कोई दिक्कत हो जाए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गलियाते नहीं है, ऐसे मारते नहीं है। लेकिन फिर भी वो करता रहा, और बाद में बोले अरे चलो छोड़ो, स्टाफ चक्कर में होता ही रहता है, थोड़ा मोड़ा खाना फूसी। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, कि बोलते हैं फिर एक हाथ से ताली कहाँ। बहादुर भी कुछ करता होगा तभी ना कुछ बोलता होगा, बोलते कुछ गलती करता होगा तभी ना मारता होगा। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखता। निर्मला कुछ ही दूर पर खड़ी होकर हा करती हुई मना कर रही थी। यानी एक दिन दफ्तर से इन कर रहे हैं, देख रहे हैं सामने बहादुर पिट रहा है, किशोर मार रहा है, और निर्मला दूर से अरे न मारो न मारो उस तरह करके आपका रोक रही है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको इधर आधा बोल सकते हैं आप, लगभग इंटरवल तक हम लोग आ चुके हैं। मैं किशोर को डांट कर अलग कर दिया, कारण था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी, तो उसे उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। अब क्या, साइकिल बिल्कुल शाम को पोछा हुआ चाहिए था, क्योंकि लाड साहब अब जाएंगे बाहर घूमने, और उस समय साइकिल पोछा हुआ या फिर साफ किया हुआ नहीं मिला किशोर को। तो क्या किया, बहादुर को कूट रहे थे किशोर जी। बहादुर को क्या कर रहे थे, कूट रहे थे किशोर जी। क्यों? क्योंकि मेरा काम तुम कैसे नहीं किया, मेरा काम तुम कैसे नहीं किया। और जब गलियाया बहादुर को, तो बहादुर बोला नहीं करेंगे, जाओ जो करना होगा कर लेना, नहीं करेंगे। फिर क्या, उठाया एक डंडा, दे बहादुर को सवार, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। यानी अब जब दोनों को हटा दिया गया, लड़ाई खत्म हो गया, फिर जो मार रहा था किशोर वो खत्म हो गया, तो फिर लेखक पूछते हैं बहादुर से, तुम साइकिल साफ काहे नहीं किए जी? तो बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। यानी बहादुर के पिताजी आपके शहीद हो गए थे सेना में, लड़ाई में। उस समय क्या होता है, एक सेंटिमेंटल जुटा होता है बहादुर का अपने पिता के प्रति। तो सेंटिमेंटल में क्या है, किशोर जो है उन्होंने उसके पिता पे निशाना साधते हुए कुछ बोला होगा, तो कहें बाबूजी मेरे बाप को क्यों बीच में लाए, बात हम दोनों की थी, हमको मारते थे, कुछ करते थे, हम आपको कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन ये मेरे पापा पे चले गए थे, हम बोल दिए हम नहीं करेंगे। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दिया गाली देता है, लेखक को पता था कि तो छोटा मोटा, इससे भी ज्यादा किशोर करता है, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, और निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर
गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। क्या गंभीर दायित्व भी थे? मेरा बेटा है, इतना है, तो इसको जैसे तैसे निपट गया। अच्छा चलो, ये आगे से ऐसे नहीं बोलेगा, बहादुर तुम साफ कर देना टाइम पे। हाँ ठीक है, तो बात वहीं पे रफा दफा किया गया, आगे बात करेंगे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। यानी बहादुर को समझाया, अच्छा से काम करोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलता है कर दिया करो। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर पाता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते, वह हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई नहीं रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगेगा, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। यानी समझा बुझा के बहादुर को उसको छोड़ दिए। भाई देखो, आराम से रख रहे हैं, बढ़िया से रख रहे हैं, घर का बेटा के जैसा रख रहे हैं, घर का बेटा के जैसा रहो। घर का बेटा बहुत काम करता है, घर का सारा काम किया करो, जो भी काम है उसको टाइम पे कर दिया करो। बाहर के जो नौकर है उसको सब लोग नौकर की जैसा रखते हैं, बाहर के लोग बढ़िया से खाना भी नहीं दे पाते, तुम तो बहुत अच्छा से रख रहे हो। नया कपड़ा भी ला के दिए, नया पैंट भी ला के दिए, तुम तो खाली सदका पहन के आए थे। तो अच्छे से समझा के उसको क्या छोड़ दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वह चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुनता रहा। फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न हो गया। रात में सोते समय वह टोपी पहनकर दिन रात तक गाता रहा। यानी चुपचाप सुन लिए, आराम से दिन भर का थकान या फिर यादें वो अपना रात में आराम से टोपी पहन के गाना गाते हुए निकाला और देर तक गाना गाते रहा। क्योंकि आज जो ये ट्रेजेडी हुई थी उसके साथ मारकाट, तो उसको घर की यादें ज्यादा आती थी कि भाई मार वहां भी लगता था, लेकिन चलो कोई नहीं, रहते हैं, आगे बात कीजिए हम लोग। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। अब क्या, निर्मला कोई औरत आई होंगी, जैसे बैठी रहती है ना औरत लोग, रोटी बना रही है, जैसे मान लो निर्मला तो उधर से आ गई एगो क्या अगुआ चाची या फिर कोई बगल की औरतें, हाँ भाभी हैं, हाँ हाँ जी यही है, कहाँ है जी, रोटी बना रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, हाँ उससे वो गोल गोल नहीं बनता है तो इसलिए हम ही बना रहे हैं। अरे आप बना रहे हैं, अच्छा वो घर वाला के लिए ना, हाँ बहादुर के लिए आप ही बनाते हैं, हाँ हाँ हम ही बनाते हैं। अरे ऐसा नहीं कीजिए, इतना पतला पतला उसको खिलाइएगा ना, आदत बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसको बोलिए, कम से कम सुनिए, उसको ही बोलिए कि अपना रोटी खुदे बना ले, आप अपना घर वाला बनाइए, हम मना नहीं करेंगे, आपका श्रद्धा है जी, हम क्या करेंगे, लेकिन उसको बोलिए अपन वाला खुद बना लेगा। तो इस तरह की बातें कही जाती है। आगे यह बात निर्मला के जच गई कि बात तो तुम सही बोले, इसको एकदम अपना बना हुआ रोटी इसको खिलाएंगे, अपना बाल बच्चा है, अपना पति है, उसके बाद नौकरों के लिए रोटी हम बनाएंगे, नौकर रखते क्या है के लिए, काम करने के लिए, तो नौकरों काम हम कर रहे हैं। जच गई। और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौक में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया, वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या क्या हो गया रे, निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। यानी पहली बार था, बहादुर को तो ऐसे रोटी बनी बनाई मिलती थी, लेकिन वो अपना घर वाला की रोटी बनाई और उतर गई। उसके बाद बहादुर का जब बारी आया, देखा भाई रोटी तो है नहीं, आटा पड़ा हुआ है, क्या किया जाए। निर्मला पूछी, क्या हो गया रे, काहे से खड़ा है। निर्मला कुछ नहीं बोला। बहादुर, चल चुपचाप अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी, तू कोई घर का लड़का है, नौकर चाकर तो अपना खाना बनाकर खाते ही हैं। सीता तो इसके लिए लग रहा था कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इसको अलग करके इसके साथ भेद क्यों किया। वारे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सीखेगी तो भूखा रहेगा। यानी अब क्या है, पूरा दारोमदार, पूरा रोटी बनाने का कार्यभार जो उसके लिए रोटी जो थी वो बहादुर पे चला गया। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया। उसे लपक कर उसके हाथ उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। थोड़ा सा देखिए यहाँ लड़ाई झगड़ा सीन आ गया है। अब क्या है, बहादुर चुपचाप खड़ा है, देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही निर्मला को ना ही किसी और को, वो बस देख रहा है, सोच रहा है कि काश हम घर में होते, या फिर कुछ भी सोच रहा हो अपने मन में। उस समय
जब वो चुपचाप खड़ा था और बनाया नहीं तो निर्मला को और गुस्सा आया कि एक तो बैठा है चुपचाप, हम बोल रहे हैं बना लो, खुद से बना भी नहीं रहा है। गई, इसीलिए तुम काम कुछ नहीं करता, इसीलिए तुमको है ना किशोर भी मारता है। किशोर कौन? लेखक का बेटा। किशोर भी तुमको मारता है, सही करता है, काम ही नहीं करता है, कामचोर कहीं का। हर बार मतलब नरम नरम रोटी का आदत हो गया है, तुम्हारा पेटे में दाढ़ी है, हम जान गए साला तुम क्या है इस तरह करता है। तो फिर क्या, 2-3 थप्पड़ जड़ दी है उसके माथे पे, ना तो माथा इतने देखे, जो बड़े लोग होते हैं बच्चे को ऐसे मारने में उसका माथा पे ही उनका थप्पड़ जाता है, तो माथा पे 2-3 थप्पड़ उनका जड़ गया है। यानी बहादुर अब निर्मला से भी मार खाया है, किशोर से भी मार खाया है। अब मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी मेरी सारी घर की रोटी मुझसे ही रोटी, हाँ मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे ही सेकवाती थी। वह रोने लगा था। यानी बहादुर को अब लगने लगा कि घर में भी रोटी बनाते थे, यहाँ भी रोटी बनाना पड़ेगा, इतना काम तो करते ही है। लेकिन ये रोटी वाला उसको थोड़ा कनेक्ट कर लिया वो माँ से। ठीक है, तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग कर दूंगी। यानी अब क्या थोड़ा तकरार है आपका, मारते मारते तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, चुपचाप अपना रोटी बना लो, तुम घर का लड़का नहीं है। लेखक उसे घर के लड़के की तरह बोलते थे, ये बोल रही है घर का लड़का तुम नहीं है, तुम घर का नौकर हो। तो बहादुर को अपने नौकर होने का भी एहसास, पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया कि वह नहीं, पर वह नहीं माना, रात भर वह भूखा ही रहा। यानी बहादुर रोटी नहीं बनाया और चुपचाप भूखले रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा और अंगीठी जलाकर उसके लिए अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर वह रात की बची हुई सब्जी से उसे खाना खा लिया। यानी रात को भूखले सुत गया, कुछ नहीं किया, रात में अपना चिंतन मनन किया हुआ, छोड़ो यार क्या ही करना है, अपना बना लेंगे। सुबह उठा, अपना रोटी जो बनाया खुद का बनाया, खुद का रात का बता हुआ सब्जी के साथ खाया। अच्छा नहीं बना था, थोड़ा मोटा बना होगा, थोड़ा टेढ़ा बना होगा, देखा कैसे बन रहा है मालिक, देखिए ना एकदम नॉर्मल हो जाता था। बहादुर नॉर्मल हो जाता था एक टाइम के बाद, उसको थोड़ा टाइम देने के बाद क्या होता है, नॉर्मल हो जाता था। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, वो उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। यानी निर्मला उस टाइम मारे, यानी पहली बार के बाद आदमी क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाता है। उसका भी हाथ जब बहादुर पर एक बार चल गया तो कोई भी गलती हो रहा है बहादुर को चटाकते रही है। अब सिर्फ डांट नहीं रही, अब बहादुर को मार भी रही है। यानी अब बहादुर भी मार रहा, निर्मला भी मार रही है और किशोर भी मार रहे हैं। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। एक गलती, किशोर आया मार के गया, क्या रे तुम ऐसे काहे नहीं किया, क्या हुआ, किशोर इसलिए मारे, तुम है ये, इस तरह दोनों मार रहे हैं। बरसात बीत गई, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे से है और उसकी तनख्वाह के पैसे उनके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। यानी बहादुर के माँ के पास चिट्ठी लिखी, वो लिखे लेखक कि आपका बेटा हमारे पास सुरक्षित है, बहुत मजे से है, काम करता है, यहाँ पे तनख्वाह भी है उसकी, बहुत अच्छे से, आप चिंता नहीं कीजिएगा। लेकिन उधर से जवाब नहीं आया तो बोले सुनो, जवाब नहीं आया है, तुम्हारा जो भी पैसा हम यहाँ रख देते हैं, रखे रहते हैं, जमा रहेगा, घर जाओगे तो लेके चले जाना, ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। पर अब बहादुर से भी भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। जैसे होता है ना, आप किसी को जितना ज्यादा डांटोगे उससे और अधिक गलतियां होगी, ज्यादा अधिक गलतियां होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप रह जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आया। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है। बहुत मजेदार किस्सा है, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। यानी बहादुर अब ज्यादा गलती करने लगा था, मार ज्यादा खाने लगा था, पूरा मतलब एक होता है ना, एक टाइम के बाद जो उसकी खुशहाली थी धीरे धीरे थोड़ा सा पेचीदापन आने लगा था। और रविवार को एक पत्नी के रिश्तेदार आए थे, वह बीवी बच्चों के साथ थे और अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। पत्नी के रिश्तेदार थे लेखक के, निर्मला के रिश्तेदार थे। निर्मला के साइड से होते हैं ना, एक मम्मी के साइड से आपके रिश्तेदार होते हैं जो कि आपके मौसी, मामा, उस तरह के, एक पापा की साइड जो फूआ, चाचा, तो क्या पत्नी के साइड, निर्मला के साइड के रिश्तेदार थे, वहां भी कहीं और मिलने आए थे। लेकिन इधर भी आएगा एक और संबंधी है, इनसे भी भेंट मुलाकात करते बने। चलिए, घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रेहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। यानी बढ़िया लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, थोड़ा उसके बढ़िया एकदम रेहू मछली बढ़िया से काट के आज मछली बनेगा, और एकदम देहरादूनी चावल, यानी लंबा लंबा काटी वाला चावल ले आए। नाश्ता पानी के बाद
बातें की कि जलेबी छनने लगी, पर इसी समय एक घटना हो गई। यानी सब कुछ एकदम बढ़िया से हो रहा था। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर खड़े हुए कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। यानी अचानक कुछ हलचल शुरू हुई, घर में चहल पहल। क्या बात है, मैंने पूछा। देखा कि इधर उधर कर रही हैं, फर्श देख रही हैं, बेंच के अथी चौकी के नीचे देख रही हैं। देखिए क्या हुआ, काहे इस तरह कर रहे हैं, क्या कुछ बात हुआ का? रिश्तेदार की पत्नी ने जबरदस्त मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपया साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वो मिल नहीं रहे हैं। यानी मुस्कुराते हुए, मतलब होता है ना मंद मंद मुस्कुराइयां। आप जैसे रिश्तेदार में जाते हो, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? अरे 11 रुपया था मेरे पास, यहीं रखे थे हम, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया मतलब? नहीं पता, हम यहीं रखे थे। हाँ, आपको ठीक से याद है ना, यहीं रखे थे ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से याद है। क्या ये रुपए मैंने खूट में बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को देने के लिए। खूट खोला ही था, फिर वे रुपया चारपाई पर रख दिए और 4 रुपए की मिठाई मांग लूंगी और कुछ बच्चे के हाथ में रख दूंगी। यानी वो कहते हैं 11 रुपया लेके आए थे, कुछ पैसा रिक्शा वाला को दिए, रिक्शा वाला के बाद सोचा मिठाई ले लेंगे, और मिठाई के बाद जो बच्चे का बच्चा लोग को दे देंगे। लेकिन पता नहीं 11 रुपया कहाँ चल गए। रास्ते में कोई ढंग की दुकान मिली नहीं तो उधर से नहीं लाई। यानी तो बढ़िया से कोई दुकान था नहीं तो हम मिठाई भी लेके आते आपके लिए। ये बोली, किसी को यहाँ खाली हाथ ना जाने भी अच्छा नहीं लगता ना। आपके यहाँ आए हैं, कुछ नहीं लेके आए हैं, अच्छा नहीं लगता ना। आप हमारे लिए रेहू मछली बनवा रहे हैं, अभी जलेबी बन रहा है, और हम चले 11 रुपया लाए थे, हो गया, पता नहीं, भगवान ही मालिक। बताइए, अब तो यही कहीं ना कहीं फिर मेरी और झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना। अब क्या, इधरे उधरे कहीं होगा, देखी नहीं मिला। बोलती है मेरे उधर कान ला के, तनी उससे पूछिए ना, कौन छोड़वा जो है, नौकर है ना, हाँ पूछिए, थोड़ा उससे पूछिए ना। वो इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। यानी उधर आया था, हम देखे खड़ा था, फिर पता नहीं, फिर जोर दौड़ के बाहर गया, फिर भीतर आया है। पूछिए तो नहीं, वो लिया है का? तो मतलब शक कहाँ गया? बहादुर पर गया। कहाँ गया? बहादुर पे गया। आगे बात करेंगे हम लोग। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैंने बहादुर के, अमरकांत जो हमारे लेखक, वो कहते हैं बहादुर के पक्ष में। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। डू यू नो, अंग्रेजी में आया था इधर, क्या? यू डू नॉट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। क्या बोलती है वो जो रिश्तेदार की पत्नी थी? कहती हैं, यू डू नॉट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। यानी वो चोरी चकारी करने में ऐसा लोग बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत एकदम धकाखी होता है। रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। ऐसे यह था, बहादुर आटा गूंद रहा है अपना। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी, कोई टेंशन नहीं होता ना, एक चोर के चेहरे पे होती है, भाई टेंशन में पकड़ा जाएंगे। वो अपना मूड में अपना दे रहा है, आलू अपना आटा सान रहा है। और उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब भी कभी उसे 2-4 रुपए इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। यानी आज से पहले बहादुर ऐसा काम तो कभी नहीं किया। उल्टा इधर उधर 3-4 रुपया पड़ा रहता था, पैसा रखा रहता था तो उठाता था, निर्मला को देता था कि माता जी, क्या बोलता था बहादुर, माता जी पैसा इधर था, भैया के बेड के नीचे था, हम झाड़ू लगा रहे थे वहां मिला, जो नेपाली भाषा है, ठीक है। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। यानी रिश्तेदार का पैसा चोरी हुआ है, क्या समझेंगे वो हमारे घर के बारे में कि गए और पैसा चोरी हो गया। अभी तो यही सीन चल रहा था। बहादुर, मैंने कड़े कर स्वर में कहा। बहादुर बोलता है, जी बाबू जी इधर आओ। तो आया बहादुर। अब देखिए बहादुर आने के बाद क्या सीन होता है। वो आकर खड़ा हो गया। तुमने वहां से रुपए उठाए हैं? कहाँ? चरपाई में जो रखे थे, जो कहे रिश्तेदार की, यहाँ हम रखे हैं, तुमने वहां से रुपए उठाए हैं? जी नहीं बाबू जी, उसने निर्भय होकर उत्तर दिया, नहीं हम नहीं लिए हैं। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। कौन कहता है? बहादुर कहता है मैं लेता तो बता देता, लेकिन हम नहीं लिए हैं। तो आप तो जानवे करते हैं, हम तो लेते हैं, हम बता ही देते हैं कि यहाँ से पैसा था, ही रख लीजिए। तुम वहां खड़े नहीं थे? रिश्तेदार पूछती है कि तुम वहां खड़े नहीं थे तकनीक से, हम बताएं तुमको। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए थे ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंस गई।
अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। यानी तुम वहां खड़ी नहीं थे, एक तो हम आए हैं रिक्शा को पैसा दिए हैं, उसके बाद फिर मिठाई खरीदने के लिए बच्चा के लिए भी। अब चला बताओ, तुम सारा पैसा लेकर भाग गए मेरा, तो वापस हम कैसे जाएंगे? मेरा रिक्शा का भी पैसा नहीं है। तो ये पूरा कहानी आपका इंसिडेंस होता है, जैसे एक चोरी होने पे जो घर में माहौल होता है उस तरह। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। बहादुर कहता है कि हम ठीक है, हम वहां खड़े थे, बाहर गए तो मतलब बाहर हम नमक लेने गए थे। पूछिए, नमक खत्म हो गया था, हम लेने गए। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा बहुत पीटूंगा। क्या? अब बहुत पीटूंगा? क्या कहता है? बहुत पीटूंगा और पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। लेखक भी गुस्से में आके, सही सही बताओ, अगर तुम लिया है तो चुपचाप दे दो, ना तो बहुत मारेंगे, उसके बाद पुलिस को देंगे वो अलग, ठीक है? तो मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। यानी बहादुर को लगा अब हम फंस गए, अब हम पे चोरी का इल्जाम है। क्या सोचेंगे? बहादुर का पहली बार बहादुर पे चोरी का भी इल्जाम लगा था, उसका मुंह काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा, सोचे कि तब मारते हैं बता देगा यहाँ लिए हैं, लेकिन वो नहीं बताया। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, उसकी आंख में आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। यानी रिश्तेदार अब क्या, अच्छा खासा एक बार मार भी दिए हैं बापूजी, जो कि अमरकांत जी थे, जो कि बहादुर के मालिक थे। फिर भी बहादुर बोला नहीं, हम नहीं लिए। और थोड़ा आंख में आंसू लगा, रो नहीं रहा था क्या, उसके आंखों में आंसू आ गए। मार खाने के बाद जो है आपका आंखों में आंसू आ गए और नहीं लिए। फिर भी वो यही बोला। और आखिरी में रिश्तेदार क्या करते हैं, अच्छा छोड़िए, इसका हम इलाज करते हैं, चलो तुमको पुलिस के पास ले जाते हैं। इतना कहकर वो बहादुर को हाथ पकड़ कर लिया और उसने दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसने धीरे से बोला, देखो मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए भी दूंगा। लेके जा रहे, चलो तुमको पुलिस के पास ले जाते हैं। लेकिन नहीं गया बहादुर, या फिर आप अपना गेट के पास ले गए और गेट के पास जाकर पूछे, देखो दे दो, अभी वो वक्त है, हम तुमको पुलिस के पास नहीं देंगे, यहीं पे मामला सेटल वेटल हो जाएगा। इनाम में उल्टा 2 रुपया भी देंगे। हमें 11 रुपया रखे थे, उसमें से कुछ दिए, 2 रुपया जो तुम्हारा भी हो जाएगा, इनाम भी देंगे, लेकिन बता दो। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर, ठीक है नहीं बताएगा, चलो तुमको ले जाते हैं, चलो ले जाते हैं तुमको। लेकिन फिर भी बहादुर नहीं बोला, हम नहीं लिए हैं। खींच कर ले गए जैसे पुलिस को देने जा रहे, लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते हैं और उससे धीमे शब्द में पूछताछ करते, नहीं लिए ना, तुम वहां थे ना, वहां पे नहीं था, पैसा था और तुम उठा कर लेके भागे। नहीं, हम नमक लेने के लिए गए थे। तो बहुत बार पूछताछ की, लेकिन नहीं हुआ लास्ट में, तो फिर छोड़ो। अंत में हारकर उन्हें उनको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पे बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, मतलब बहुत जिद्दी होते हैं, बजट सिलोट होते हैं, बिहारी भाषा में बोले तो बहुत घाघ होते हैं, बहुत बहुत जिद्दी होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों से खूब जानता हूँ, भालू बंदर के से कम थोड़ी होते हैं। चलिए, इतना नुकसान लिखा था, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत भालू बंदर जैसे। कहीं गया होगा, बाहर दौड़ के गया, कहीं छुपा के चला आया होगा, इसके घर में भी नहीं मिलेगा, छुपा के चला आया अपना, फिर अपना करते हैं, अपना जो भी कर रहा है, देख रहे हैं, इतना बोले हैं, इतना किए हैं। छोड़िए, लिखा था, कपारे फुटल है तो क्या करेंगे, चिंता नहीं, छोड़िए आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में भी। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़े, पर वह नहीं करता रहा। यानी पहले तो साहब जी मारे हैं, फिर अभी माता जी मारेंगी, निर्मला भी। अब देखिए किशोर का भी वारी है। इस घटना के बाद बहादुर डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसे कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। इसके बाद क्या हुआ, बहादुर और कुटाता था। किशोर तो शुरुए से मारता था, तो वो और मारने लगा। यानी कुल मिला के बहादुर की ऐसी तैसी हो गई थी। अब दिन में दफ्तर से विलंब आया। एक दिन में दफ्तर से बहुत लेट से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए थे, सारा घर जैसे काट रहा था। कहानी का अंतिम पड़ाव है, अब बहादुर भाग गया है। बउआ क्या हुआ है, अब बहादुर भाग गया है। क्या क्या हो रहा है कहानी में भैया। एक दिन लेखक पहुंचे हैं दफ्तर से लेट, मतलब ऑफिस से लेट आए हैं कि अब भाई खाना उना बना। दफ्तर से लेट पहुंचे तो इसका कहने का यही मतलब है कि तब तक मेरा खाना उना सब बना हो रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, अंगीठी यानी चूल्हा नहीं जला हुआ था।
बर्तन बिल्कुल जो बहादुर मैच देता था वो नहीं था, रूम भी बिल्कुल गंदा जो कि रूम में चकाचक रहता था, बहादुर रहता था, सब कुछ मतलब बहादुर से विपरीत है। लड़की जो है वो खड़ी थी, लेखक की जो बेटी थी वो खड़ी थी माँ के साथ, और जो किशोर है वो नहीं था घर पे। ठीक है, आगे पढ़िए। क्या बात है, मैंने पूछा। अमरकांत जी पूछते हैं क्या बात है। बहादुर भाग गया है। निर्मला कहती है भागा क्यों, भाग गया काहे। पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, यानी आज तो ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, आज तो कोई मारा भी नहीं था उसको, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। बहादुर का जैसे टेंडेंसी था, रात को बात हुआ, सुबह खत्म, सुबह फिर से हंसे, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माता जी की रहा, यानी ठीक से माता जी जैसे बहादुर का टेंडेंसी था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन में सिलबट्टा लेकर बरामदे पे रखने जा रहा था और सिल हाथ से छूट गई और 2 टुकड़े हो गए। सिलबट्टा यानी लोढ़ी पाटी आपका जो होता था पहले, इतना अभी मिक्सी चल गया, पहले से लोढ़ी होता था, सॉरी लोढ़ी होता था, पाटी होता है, उसमें क्या उसी को पाटी को ही सिलबट्टा बोलते थे। सिलबट्टा वो आंगन से लेके जा रहा था, हाथ से छूट गया, पत्थर का होता था या चीनी मिट्टी का, वो टूट गया बहादुर से। ठीक है, शायद इसी डर से वो भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ ना करती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में ही आराम नहीं है। कुछ ले गया, लेखक पूछते हैं कुछ लेके भी गया है। समझ में आ रहा है, अभी तक पूरा कहानी बता दिया। सिलबट्टा लेके जा रहा था, टूट गया उससे, इसलिए वो मार के डर से चला गया। लेखक की पत्नी कहती है, लेखक पूछते हैं कुछ ले भी गया है वो, तो कहते हैं यही तो अफसोस है, कोई भी सामान लेके नहीं गया है, यानी कुछ ले भी गया है, क्योंकि देखिए चोरी वाला था उसके पास, तो कुछ लेके भी गया है, भागा होगा तो कुछ लेके चोरी उरी करके भागा होगा, ताकि हम पुलिस, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते, सब कुछ छोड़ के चला गया है। जो भी आप दिए थे उसको, या जो भी उसके पास था, सब यहीं छोड़ के गया है। अपना एक कपड़ा में गया है, जैसे आया था वैसे चला गया है। ठीक है, पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पनाह उड़ाकर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए अधिक दे देती। क्या 2-4 रुपए अधिक दे देती। वह तो कुछ ले ही नहीं गया, और वो 11 रुपये आप पूछ रहे हैं कुछ भी नहीं लेके गया है, तो बोले होंगे कि लेखक की भाई वो जो 11 रुपया जो चुराया था वो लेके गया होगा कम से कम। तो पत्नी क्या बोलती है, अरे वह सब झूठ है। यानी किसके साइड के रिश्तेदार थे, पत्नी के साइड के रिश्तेदार थे, तो पत्नी को ज्यादा अच्छा पता होगा कि इस व्यक्ति का नेचर क्या है, इस परिवार का नेचर क्या है। अरे वह सब बहुत झूठ है, अरे ये सब सच थोड़ी है, वो 11 रुपया चुराया होगा बहादुर। मैं तो पहले से ही जानती थी वे लोग बच्चे को कुछ देने नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती का लाज छिपाने के लिए वो प्रपंच रच रहे थे। यानी अरे हम उसको जानते हैं, वो इसी तरह प्रपंची औरत है, आप नहीं समझते हैं, वो लोग रिश्तेदार उसी तरह है, कुछ देना नहीं चाहते हैं किसी को। हम लोग जैसे अथी लेके आए थे, मछली वछली जलेबी उलेबी बना रहे थे, अरे आए हैं जीजा, आए हैं जीजा, आए हैं, लेकिन जीजा नहीं थे, जीजा थोड़े अथी थे। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे हम लोग को कुछ देना। वो देख रहे थे भाई इतना बना रहा है, कुछ दे के नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो भाई अपना छिपाने के लिए बहादुर पे डाल दिए। ठीक है, कि उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते, यानी उनका ये सब पहली बार है, इससे पहले बार आए हैं नहीं समझ में आ रहा है। एक बार और आए थे तो उनका पैसा रास्ते में गुम हो गया था, रास्ते में कहीं गिर गया था। अगली बार आए हैं तो बहादुर ले लिया है। कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ के आते हैं, एक बार घरे में छोड़ के आया था, अरे यार क्या बताएं, हम तो पर्स घर पे छूट गया है। एक बार रास्ता ही में ही पर्स गिर गया है उनका, और मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा था। अब जैसे ही सब सुने लेखक समझ में आ गया, अरे यार उस दिन हम बहादुर को मार दिए, ये भी मारी हैं, किशोर भी मारा है, तो अच्छा तो नहीं हुआ बहादुर के साथ। गिल्ट फील हुआ अंदर से। कोई भी अगर आप बुरा काम करोगे आपके अंदर से गिल्ट का फीलिंग आएगी, तो वही अभी लेखक के अंदर से आ रहा था। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, किशोर को भी बहुत अफसोस हुआ, काम तो बहुत कर ही देता था, अब करेंगे ना हम सुबह से, देखेंगे कौन चकचका के देगा। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, मम्मी, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसके पैर पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया, वो अगर कुछ चुरा के ले गया होता तो संतोष हो जाता। यानी बहादुर इतना काम किया हम लोगों के लिए, अगर कुछ घर से ले भी जाता ना संतोष हो जाता है, हाँ चलो लेके गया है, हम लोग का इतना सेवा। कुछ लेके नहीं गया, हम अंदर अपना सेल्फ गिल्ट में है, सबको अपना जो है आत्म खुद के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। हम इसको इतना मारते थे, उसके बाद भी वो काम करता था, हम इसको इतना ददोड़ते थे, उसके बाद भी वो काम करता था। इतना अच्छा नौकर हम लोग को कभी नहीं मिलेगा जो कि हम लोगों ने खो दिया। अक्सर क्या होता है, हम किसी चीज को खोने के बाद पता चलता है कि हम लोगों ने क्या खोया है। ठीक है,
तो जब तक वो है आपके पास उसकी कदर किया कीजिए। तो क्या यहाँ भी बहादुर चला गया है और सबको अपना सेल्फ गिल्ट हो रहा है। निर्मला आंखें पर आंचल रखकर रोने लगी। निर्मला के लिए भी बहादुर थोड़ा सा घर के सदस्य के जैसा ही हो गया था, लेकिन वो भी मारती थी थोड़ी सी अपनी मनमुटाव जो भी होते हैं। निर्मला भी रोने लगी बहादुर को याद करके। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाह रहा था पर भीतर ही भीतर कलेजे बैठा जा रहा था। उसको भी क्रोध आया, तुम ही लोग मारते थे ना भाई, किशोर निर्मला तुम ही लोग के साथ रहता था, तुम ही लोग का काम आसान होता, लेकिन नहीं तुम ही लोग देख लो फिर अपना चिल्लाने कर। लेकिन अंदर ही अंदर लेखक को भी बहुत बुरा लगा कि हम भी एक बार हाथ छोड़ दिए थे उस गुनाह के लिए जो किया ही नहीं था, उस गलती के लिए जो किया ही नहीं था, पैसा चुराने का वाला गलती। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हुआ। खुद को लेखक छोटा समझने लगे थे कि यार क्या किए हम, क्या किए कर दिए हम कि भाई इतना मतलब लघुता। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। बहादुर किस लिए था कि चलिए किशोर भैया मारते हैं, कोई बात नहीं, छोटे हैं बच्चे हैं मार लेते हैं, इनको नहीं समझ में है। माता जी ही मारती है तो माता जी काम करती है, माता जी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है बापूजी भी मार रहे हैं। बापूजी कौन? अमरकांत जी, हमारे जो लेखक हैं वो भी मार रहे हैं। तो फिर उनका क्या है, फिर बोल सकते हैं बहादुर के लिए अब ऐसा कोई नहीं बचा था जो उस पर हाथ ना छोड़ा हो। तो यही सब लेखक सोच के बहुत ही अपने आप को तुच्छ समझ रहा था, बहुत लघु छोटा समझ रहा था। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। भाई बहादुर के फीलिंग, बहादुर जा चुका है, आंगन देख रहे हैं, भाई कुछ तो मिल जाए बहादुर का। आंगन में क्या क्या है मिल रहा है। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, बहादुर जिस पे सोता था वहां पे गए। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे, सब कुछ बिल्कुल जैसा था वैसा छोड़ के बहादुर चला गया। बहादुर कैसा आया था? एक सादे निक्कर में, एक सादी कमीज में, एक उसके पास जो भी थे उसके पास वो सब जो लेके आया था उसी एक कपड़े में आया, एक कपड़े में गया बहादुर। स्टूल के नीचे हुआ भूरा जूता था, यानी जो पहन के आया था वो सब वही था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। यानी जो भूरा जूता था वो भी नहीं लेके गया, उसका भी जो है उस साले साहब के किसी लड़के के द्वारा उसका जूता मिल गया था। लो बाबू फटा हुआ है पहन लेना, तो वो भी साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा, वही गोलियां। अब बहादुर के लिए, बहादुर के जाने के बाद क्या पूछते हैं, उसके जो कमीज में थे उसके जेब में थे, हाथ डाले लेखक, निकाले, क्या निकला है? गोली जिससे खेला करता था बहादुर, पुराने ताश की गड्डियां जो रात में बहादुर खेला करता था, खूबसूरत पत्थर जो बहादुर जिसको रख के अपना याद करता था अपने घर को, ब्लेड, कागज की नावें, ये सब जो है बहादुर रखा करता था अपने पास, और वो सभी बहादुर छोड़ के गया था लेखक के घर में। तो इस तरह बहादुर क्या है, घर से जिस घर में किस अवस्था में आता है, किस अवस्था में जाता है, एक बहादुर की पूरा जो लेखक के घर में एक घटना घटती है, कैसा था बहादुर। बहादुर का बहुत ही मार्मिक चरित्र चित्रण आपको देखने को मिलता है। लोग जो लेखक के जो घर के लोग हैं वो कैसे अपने सेल्फ गिल्ट में रहते हैं कि बहादुर को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहादुर एक नेपाली लड़का 14 साल का जो अपनी माँ के मार के डर से या माँ के मार से तंग आकर लेखक के यहाँ आया था, लेखक के यहाँ भी काम किया था, शुरू में सब कुछ ठीक था, बीच में थोड़ा सा किशोर के कारण बिगड़ा, फिर थोड़ा और बिगड़ा, नहले पे दहला हो गया, चोरी का इल्जाम लगा के, और चोरी के इल्जाम में फिर उसके बाद और ज्यादा उस पर अत्याचार या फिर आप बोल सकते हैं हाथ छोड़ा छोड़ी हो गया था, जिसके बाद बहादुर डरा सहमा लगने लगा। डरा सहमा के कारण उससे और गलतियां होती थी, और मार खाता था, और गलती होती थी और मार खाता था। आखिरी गलती उससे हुई थी, हाथ से सिलवट्टा छूट गया था, 2 टुकड़ा हो गया था। तो इस डर से भी और पुराने काम के जरिए से पुराने जो उसके मार लगते हैं उसके डर से भी बहादुर क्या भाग के चला गया। बहादुर चला गया, बहादुर फिर कभी लेखक को नहीं मिला। ये है आपका कहानी का अंत। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। ये पूरी कहानी आपको अपने जो BTBC बुक में मिलते हैं वो पूरी कहानी आपको आपके रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन बुक में भी मिल जाएगी। रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन रेनबो में इसमें आपको, जैसे मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, कि इसमें आपको पूरी स्टोरी मिलेगी, पूरे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में कभी आते हैं, कभी लघु उत्तरीय में आते हैं। वो सारी बिल्कुल आपके एग्जाम 2026 के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल कंप्लीट बुक है रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली, जो कि विगत 17 सालों से आपके मार्केट में उपलब्ध है, विगत 17 सालों से आपकी सेवा में है। बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा हमारी बहुत सारी पुस्तकें जो है
लॉन्च हुई है, जिसमें आपका कैप्टन ये क्लास 10th के लिए है, कैप्टन गोधली, कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका। गोधली आपका ये क्लास 9th के लिए है, ठीक है। इसके बाद आपका 10th की सीरीज बात करें तो कैप्टन गोधली, इंग्लिश रीडर पार्ट 2, पनोरमा पार्ट 2 जो कि आपकी इंग्लिश में चलती है, संस्कृत की भी इसमें आपकी वर्णिका भी आती है कैप्टन का, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का वर्णिका भी आएगी, संस्कृत भी आपका आता है, संस्कृत का दूसरा पार्ट भी। इन सभी बुक में अगर आप इंग्लिश और संस्कृत की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे की परेशानी होती है, भैया इंग्लिश का हम समझ नहीं पाते लिखा हुआ क्या है। तो इंग्लिश वाले बुक में आपको जो चैप्टर्स होते हैं उसका हिंदी किया हुआ मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, उसके जस्ट पैराग्राफ के नीचे आपको हिंदी किया हुआ मिलेगा। क्वेश्चन आंसर जैसे आपको गोधुली में मिलते हैं उसी तरह आपको उसमें ही मिलेंगे, बीच से भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और लघु उत्तरीय टाइप। और उसके बाद जो एंड में जो आपका क्वेश्चन होता है, जो अभ्यास होता है, जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके बिल्कुल आइडियल आंसर मिलेंगे। इसके अलावा आपका संस्कृत में भी कुछ इसी तरह है, संस्कृत का हिंदी किया हुआ मिलेगा, हिंदी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो एक कंप्लीट बुक, कंप्लीट पैकेज आपका रोशनी पब्लिकेशन का ये यूट्यूब चैनल, रोशनी पब्लिकेशन का ये पब्लिकेशन है, जिसमें आप जाके अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। 2026 के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, 2026 के एग्जाम में तोड़ फोड़ मचा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा बुक दिख रहा होगा। ये पूरा बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अपने नजदीकी बुक स्टोर कहीं से भी मिल जाएगा। इसके बाद ये तो मैंने आपको लिटरेचर के बारे में बताया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यहाँ खत्म। सोशल साइंस में भी हर एक बुक का हमारा है, कैप्टन इतिहास की दुनिया, कैप्टन अर्थ हमारी अर्थव्यवस्था, कैप्टन लोकतांत्रिक राजनीति, कैप्टन हमारी अर्थव्यवस्था, यानी आपका ये हमारी अर्थव्यवस्था नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और आपका क्या है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री क्या चलता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, हाँ भूगोल आपका ये एक ही साइड, ये दो गो हो गया है। तो आपका क्या हमारी अर्थव्यवस्था के अलावा ये नहीं, आपका भूगोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप इसके अलावा आप अगर कोई भाई हैं आपके तो क्लास 11th एवं 12th की भी बुक, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत, ये हमारी बेस्ट सेलर है 11th एवं 12th के लिए, ये तो आपके आगे के लिए। इसके अलावा क्लास 10th की तैयारी के लिए हमारा क्वेश्चन बैंक, जो कि पिछले 2011 से लेकर 2026 तक के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का एक आइडियल आंसर, चाहे वो ग्रामेटिकल पार्ट का हो, चाहे वो आपका आंसर राइटिंग किसी में भी हो, चाहे वो निबंध का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, किसी का भी 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन के ही पैटर्न में आपका पूरा इतने साल का 2011 से लेकर 25 तक, यानी लगभग आप बोल सकते हैं 14 से 15 साल तक का क्वेश्चन आपका इस बुक में मिलेगा, बिल्कुल कंपाइल किया हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चूंकि आपका 50% ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में भी हमारा बुक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 10th के लिए, इसे भी आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में, जिसको पढ़ के आप कम समय में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जो क्रैश कोर्स है जिसमें आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के होते हैं, वो क्रैश कोर्स है, सारा रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपको कैप्टन का लोगो मिलेगा, इसमें भी आपको कैप्टन मिलेगा। रोशनी पब्लिकेशन की ये सारी पुस्तकें आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अपने नजदीकी बुक स्टोर कहीं पे भी देखने को मिल सकती है। तो आज की इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। इसका अगला सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इसके अलावा संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और भी जो सब्जेक्ट है उन सभी का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। उसके लिए क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। और इस तैयारी में आप दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके अपने जो सपने हैं, अपने जो 450 के सपने हैं, आपके जो 490 के सपने हैं, अचीव कर सके। आज की इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।